2 साल इसी तरह गुजर गए थे। अब रिद्धिमा काफ़ी खुल चुकी थी। बाहर जाने लगी थी, सबसे मिलना जुलना बातें करना उसने शायद अरमान से ही सीखा था। इतने दिनों तक कॉलेज में अरमान साथ साथ ही रहता था और अब वो एमबीए पास कर अपने पापा के बिजनेस को संभालने में लग गया था। अब अरमान से रिद्धिमा की मुलाकात कम ही होती थी, पर अरमान को जब भी टाइम मिलता वो रिद्धिमा से घंटों फ़ोन पर बातें करता या कभी घर भी उनसे मिलने आ जाया करता। अरमान शायद उससे सिर्फ दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि उसने कभी भी प्यार का जिक्र नहीं किया था और रिद्धिमा भी इस बात का जिक्र करने से डरती थी, क्योंकि उसे डर था अरमान शायद बुरा मान जाए और उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। एक दिन जब वो कॉलेज से लौटी तो देखा अंजलि दी आई है और पापा के साथ कुछ बात कर रही है। पापा का भी चेहरा कुछ गंभीर दिख रहा था। उसके अंदर आते ही अंजलि ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और उसने जो कहा उसे सुनकर रिद्धिमा के पांव तले ज़मीन खिसक गई। अंजलि ने बताया कि इसी शहर का एक लड़का है अतुल, उसे जानता है। उसने रिद्धिमा को देखा था और उसे रिद्धिमा बहुत पसंद आई है, इसलिए उसके माता पिता ने अतुल से बात की और आज अंजलि उस रिश्ते के लिए आई है। अच्छा घराना है और लड़का भी अच्छा है। रिद्धिमा खुश रहेगी, पर रिद्धिमा तो अरमान के सिवा किसी और को सोच ही नहीं सकती थी। उसकी आंखें आंसू बरसाने को तैयार थीं, पर उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए जवाब दिया था, दी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शशांक ने कहा था, पर बेटा जब मैं नहीं रहूँगा तब तू अकेले कैसे रहेगी? कोई तो तेरे साथ चाहिए। रिद्धिमा ने रोंदे स्वर में जवाब दिया, नहीं पापा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ज़्यादा खुश रहूँ। कहते हुए वो अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर ढह गई थी, सिसकने लगी थी। उसे सिर्फ इस बात का गम था कि जब अतुल जीजू तक उसकी शादी की बात पहुंची तो अरमान भी जानता होगा, पर उसके कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ यही है कि अरमान उसे नहीं चाहता, बस दोस्ती है और कुछ नहीं। फिर वो ना अरमान से अपने प्यार का इजहार कर सकती है और ना दी को बता सकती है, पर अब वो क्या करे। वो बड़बड़ाई, थैंक्स अरमान, तुमने जितना मेरा साथ दिया उतना कोई नहीं दे सकता। मैं ही पागल थी, इसे प्यार समझ बैठी, पर अब समझ में आया ये बस दोस्ती ही थी, और इस दोस्ती के लिए तुम्हें दिल से शुक्रिया। मैं पापा और दी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसलिए इस विवाह के लिए मुझे हाँ कहना होगा। पर जिस दिन मेरा विवाह होगा प्लीज़ तुम सामने मत आना, वरना मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। और वो दिन आ गया जब लड़के वाले देखने आने थे। अंजलि बहुत खुश और उत्सुक थी, पर उसे पता नहीं था कि रिद्धिमा दिल ही दिल में रो रही है। सपना, जो रिद्धिमा की बेस्ट फ्रेंड थी, एक बार रिद्धिमा से कहा कि अंजलि दी से खुलकर बात करे, पर रिद्धिमा ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी अंजलि दीदी को ये बात पता चले और वो दुखी हो जाए, क्योंकि अगर अरमान की तरफ से कुछ नहीं है तो इन बातों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। पर सपना के बार बार कहने पर रिद्धिमा ने एक बार अरमान को फ़ोन करने को सोचा, पर उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। रिद्धिमा को याद आया पिछले हफ्ते अरमान बिजनेस के काम से बाहर गया था, पर अब तक तो लौट आना चाहिए था। इससे पहले वो कभी भी बाहर जाता तो आने के बाद तुरंत रिद्धिमा को फ़ोन करता था। रिद्धिमा को अरमान के लिए थोड़ी चिंता सताने लगी तो उसने अंजलि दी को फ़ोन दिया। दी, घर में सब ठीक तो है ना? अंजलि ने उत्तर दिया, हाँ रिद्धि, तू अचानक ये क्यों पूछ रही है? रिद्धिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अरमान सिंगापुर से लौट आया क्या? अंजलि मुस्कुराते हुए, हाँ कल ही वापस आया। क्यों, तुझे फ़ोन नहीं किया क्या? रिद्धिमा तुरंत बोल पड़ी, हाँ नहीं, वो असल में। अंजलि सिर हिलाते हुए बोली, बिजी होगा कहीं, कर लेगा, तू टेंशन मत ले। रिद्धिमा का दिल उमड़ आया। इसका मतलब है कि अरमान को उसके रिश्ते के बारे में पता है, पर कुछ नहीं कह रहा। इसका अर्थ है उसका रिद्धिमा के इस रिश्ते से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सच ही तो है, उसने एक सच्चे दोस्त की तरह रिद्धिमा का बहुत साथ दिया, पर ज़िंदगी भर उसे ढोना पड़े ये कौन चाहेगा। उसने सुना दी कह रही थी, उसे भी लेकर आऊँगी। रिद्धि, तू चिंता मत कर, उसे तेरी पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरह से पता है। साथ जाएगा तो लड़के को ठीक से जांच परख लेगा। रिद्धिमा ने रोंदे स्वर में कहा था। ओके दी, फ़ोन रखती हूँ। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, कल सुबह ही आ रही हूँ मैं, लड़के शाम को आएंगे तो तेरी भी तैयारी करनी होगी ना। रिद्धिमा के आंसू बह निकले थे। उधर अंजलि के फ़ोन कट करते ही उसे अतुल की आवाज़ सुनाई दी थी, तुम औरत कभी कभी बड़ी जालिम बन जाती हो। बेचारी मेरी एकमात्र साली के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये ख्याल किया है क्या? अंजलि हंसते हुए बोली थी, तड़पने तो तुम्हारी साली को, इंतज़ार और तड़प के बाद किसी चीज़ को पाने का मज़ा कुछ और ही है। अतुल भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा था। रिद्धिमा तैयार हो चुकी थी, सपना भी आ गई थी। अंजलि तो सुबह सुबह ही आ गई थी अपनी बहन के लिए। वो बहुत खुश थी और काम करते हुए गुनगुना रही थी और कभी कभी रिद्धिमा की ओर देखकर मुस्कुरा भी रही थी। सपना ने एक बार धीरे से रिद्धिमा से पूछा, ये दी इतना खुश क्यों है? रिद्धिमा ने उदास स्वर में उत्तर दिया,
नहीं पता, सपना बोली। दी मुझे इतना प्यार करती है तो तेरे दिल की हालत समझ क्यों नहीं पाई? रिधिमा ने उत्तर दिया, सपना, अगर अरमान के दिल में मेरे लिए कुछ होता तो दी समझ जाती, और ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये टॉपिक अब यहीं बंद कर। सपना ने आंखें घुमाकर कहा था, भगवान करे लड़के वाले तुझे नापसंद कर दें, या अरमान अचानक कहीं से हीरो की तरह प्रकट हो और बोले, अगर किसी ने मेरी रिधिमा पर नज़र भी डाली तो भून कर रख दूंगा। रिधिमा उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, तू चुप कर, ज़्यादा फिल्में मत बन, अरमान भी उनके साथ आ रहा है। सपना ने कहा था, तो यही सही मौका है। तूने वो मूवी देखी थी ना, बजरंगी भाईजान? उसमें जिस तरह करीना सलमान का हाथ पकड़कर इतना कहना था कि रिधिमा उसे ज़ोर से चपत लगाते हुए कहती है, चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि अंजलि वहाँ आ रही थी। अंजलि आते ही मुस्कुराते हुए कहती है, चल रिधि, वो लोग आ गए हैं। रिधिमा उठ खड़ी हुई पर सपना कान में फुसफुसाई, चिंता मत कर, तू डायरेक्टली मना कर देना, मैं तेरे साथ हूँ रिधि। रिधिमा जब वहां पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। सपना बोल पड़ी, हे, यहाँ तो अरमान और उसके पेरेंट्स हैं, और कोई नहीं। रिधिमा ने देखा अरमान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही उसने आंखें मारी और रिधिमा को लगा जैसे वो हवा में उड़ रही है। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर जब अंजलि फुसफुसाई, कैसी रही रिद्धि, तो उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। अचानक अंजलि ने जोर से चिकोटी काटी तो वो चिल्लाई, उई माँ! और अरमान दौड़कर उसकी तरफ आया और घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ रिधिमा? सारा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और अंजलि बोली, कुछ नहीं देवर जी, मैं सिर्फ अपनी बहन को आसमान से धरती पर ला रही थी। रिधिमा की आंखों में आंसू देखकर अतुल बोल पड़ा, अब क्या हुआ रिधिमा, तुम रो क्यों रही हो? सपना बोल पड़ी, खुशी के आंसू हैं जीजू। वैसे आप लोग बहुत बुरे हो, बेचारी 3 दिन से ठीक से सोई भी नहीं है। अरमान के पापा बोल उठे, क्यों रिधिमा बेटा, आपको घबराने की क्या ज़रूरत थी? हमने तो पहले ही कह दिया था कि आपको हमारे घर की बहू बनाएंगे। अगर ये रेडी नहीं होता तो उसके हाथ पैर बांधकर शादी को ले आता। अतुल बोल उठा, पर यह नाटक हमने अरमान के कहने पर किया था। अरमान मुस्कुरा उठा। रिधिमा की आंखों में उसके लिए ढेर सारी शिकायत थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अंदर की तरफ भागी। अरमान की माँ ने आश्चर्य से पूछा, रिधिमा को क्या हुआ? अंजलि बोली, शायद घबरा गई है, मैं देखती हूँ। अरमान उठता हुआ बोला, भाभी मैं जाता हूँ, आप यहीं बैठो। अरमान को पता था रिधिमा इस समय कहाँ होगी। उसे जब भी कोई खुशी होती, दुख होता या शिकायत होती, वो छत पर आ जाती थी और आसमान की तरफ देखकर मम्मा को ढूंढती थी। आज भी वो तारों को देख रही थी। अरमान चुपके से उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, हो गई मेरी शिकायत मम्मा से? रिधिमा उसकी तरफ बिना देखे बोली, तुम जाओ अरमान, तुम्हें पता है मुझ पर इस तरह मजाक पसंद नहीं मुझे। अरमान उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे यार, ये मजाक नहीं करता तो कैसे पता चलता कि तुम मुझे कितना चाहती हो? रिधिमा ने शिकायत भरे लहजे में कहा, और तुमने मुझे जो तकलीफ दी उसका क्या? अरमान मुस्कुराता हुआ सर झुकाकर बोला, मुझे हर सज़ा मंजूर है मल्लिकाए रिधिमा। अचानक वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकालता हुआ उसे रिधिमा की तरफ बढ़ाता हुआ रोमांटिक स्वर में बोला, मिस रिधिमा गुप्ता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी हर पल बांटना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कोई जगह पसंद नहीं है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। मैं इस ज़िंदगी और अगले 100 जन्म तक तुम्हारे प्यार की डोरी में बंध कर रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लिक क्लिक वर्तमान। रिधिमा ने उस फोटो पर प्यार से हाथ फेरे जो अरमान के प्रपोज करने के समय सपना ने खींच लिया था। रिधिमा ने फोटो पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो जल्दी से नीचे आई और देखा अरमान गेट खोलकर गाड़ी अंदर पार्क कर रहा था। रिधिमा उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। अरमान भी मुस्कुराया, फिर कहा, तुम इतनी देर क्यों जाग रही हो रिधिमा? मैंने कहा था ना लेट हो जाऊंगा। रिधिमा कुछ चुप रही, फिर बोली, वो असल में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जाग रही थी। अरमान ने उसकी तरफ देखा और अंदर जाते हुए पूछा, तुमने डिनर कर लिया? रिधिमा चुप रही क्योंकि अरमान से झूठ बोलना उसके वश की बात नहीं थी। अरमान सोफे पर अपना बैग फेंकता हुआ कुछ नाराज़गी से कहा, क्यों ऐसा करती हो रिधिमा? मैंने कहा था ना मुझे देर हो जाएगी और शायद मैं वहीं डिनर कर लूँ। पर तुमने तो आजकल उपवास रखने का प्रण कर लिया है। मेरी बात सुनती ही कहाँ हो आजकल? जो चाहे करो मेरी बला से।
कहते हुए वो तौलिया लेकर फ्रेश होने गया। दरवाज़ा ज़ोर से पटका। रिद्धिमा जानती थी अब वो बाहर आकर कोई बात नहीं करेगा और सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाएगा, फिर सारी रात वहीं गुजारेगा स्टडी के बहाने। अरमान चाहे कितना भी नाराज़गी दिखाए, पर रिद्धिमा समझ चुकी है कि ये तरीका उसे सिर्फ नज़रअंदाज करना या रिद्धिमा के सवालों से बचने का एक रास्ता अरमान ने निकाला है। रिधिमा चुपचाप अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद की, पर नींद तो कोसों दूर थी उसकी आंखों से। आजकल जैसे नींद बहुत ज़्यादा रूठी हुई थी उससे। कितना भी मनाओ भागी भागी फिरती, उसके सामने आने से कतराती थी और उसके साथ रिधिमा के सपने भी ना जाने कहीं गुम हो गए थे। रिधिमा उठ बैठी और फिर से एल्बम के पन्ने पलटने लगी। अरमान कितना खूबसूरत लग रहा था शादी के जोड़े में। रिधिमा को याद है उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी ये कहकर कि तू क्या किस्मत लेकर आई है रिद्धि। तुझे पता है हमारे कॉलेज की आधी से ज़्यादा लड़कियां इस हैंडसम पर मरती थीं और इसे पाना चाहती थीं, पर बाजी तू तो मार गई। सपना ने जवाब दिया था, अब उन लड़कियों को कह देना और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो। अब अरमान अपनी रिद्धिमा का 7 जन्मों तक के लिए बंध गया है, इसलिए उसका सपना देखना भूल जाएं। रिद्धिमा ने याद किया जब अरमान ने सुहागरात को उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करते हुए कुछ गाने को कहा था, तो रिद्धिमा अपनी सुरीली आवाज़ में गा उठी थी और दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे। उसके बाद जब भी रिधिमा को अरमान अकेला देखता, वही लाइन गुनगुनाता था और रिधिमा शर्म से लाल होकर वहाँ से भाग जाती थी। 2 साल इसी तरह हंसते खेलते गुजर गए थे। रिधिमा को जहाँ एक भरा पूरा परिवार मिला था, वहीं अंजलि दीदी का हर पल उसके साथ रहना, माता पिता से बढ़कर प्यार करने वाले सास ससुर का स्नेह और अरमान का प्यार। रिधिमा बहुत खुश थी। एक दिन अतुल जीजू ने आकर बताया कि दिल्ली का बिजनेस जो अतुल का पार्टनर संभालता था, अब वो अपने घर पटना वापस जाना चाहता है, तो अतुल को अपना बिजनेस संभालने दिल्ली जाना पड़ेगा। अंजलि कुछ चिंतित होकर बोली, हम कैसे जाएंगे अतुल? मेरा काम और बिट्टू की पढ़ाई सब शिफ्ट होना पड़ेगा वहाँ। अतुल ने जवाब दिया, तुम यहीं रहो अंजलि, मैं आता जाता रहूँगा। अरमान ने कहा, ये क्या बात हुई भाई, आप वहाँ और भाभी यहाँ? एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ दिल्ली। अंजलि खुश होते हुए बोली थी, हाँ यही ठीक रहेगा अरमान, तू चला जा वहाँ और साथ में रिधिमा को लेता जा। रिधिमा इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कुछ बोलने वाली थी, पर उसके पहले ही अरमान बोल पड़ा, थैंक गॉड अब मुझे मेरी दुल्हन पूरी मिलेगी। अब तक तो सबके साथ बांटना पड़ रहा था मुझे। रिधिमा शर्म से लाल हो गई थी, जबकि अंजलि अरमान के सर पर चपत लगाते हुए चुटकी ली थी, बदमाश कहीं का, 2 साल हो गए तुम्हारी शादी के, अब रिधि कोई नई दुल्हन नहीं है। अरमान ने सर पर हाथ मारकर आश्चर्य होने का नाटक करते हुए कहा, अरे ये 2 साल कब हुए? वैसे मेरे लिए मेरी पत्नी मेरे बूढ़े होने तक दुल्हन ही रहेगी। भाभी, आप लोग जैसे नहीं 5 साल हुए और प्यार ठंडा पड़ गया। भैया अब दिल्ली के बहाने आपसे भागना चाहते हैं। अतुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा था, जबकि अंजलि आंखें तिरती फिर वो बोली थी, चाहे तुम कुछ भी कहो अरमान, पर मैं अपनी रिधि के लिए बहुत खुश हूँ। ये सब याद आते ही रिधिमा की आंखें भर आईं। उसके दिल ने कहा, अब क्या हो गया है अरमान, जो इस तरह मुझसे दूर जा रहे हो, मुझसे आंखें फेर लेते हो। मैं तो तुम्हारी वही रिधिमा हूँ जिसे तुमने प्यार किया था। मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, फिर तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे बताओ, वरना मैं समझूंगी कैसे। रिधिमा को याद आया जब वो दिल्ली आए तो कुछ दिन तो रिधिमा खुश रही, पर फिर उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगने लगा। वहाँ भरे पूरे परिवार में थी तो कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। उसने भी अरमान के साथ बिजनेस में हाथ बटाने की बात कही, तो अरमान का कहना था अरमान का ज़्यादातर काम साइट पर होता है और रिधिमा को वो दिल्ली जैसे जगह में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, तो वो घर पर ही रहकर कुछ काम करे। रिधिमा जो बात कुछ दिनों से कहना चाहती थी, अब उसे लगा सही वक्त है। उसने कहा, अरमान, हमारी शादी के 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अरमान, जो अपना सर उसके गोद में रखकर लेटा हुआ था, उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछ रहा था, हाँ तो क्या मोहतरमा, मुझे छोड़ने का प्लान कर रही हैं? मन भर गया क्या मुझसे? रिधिमा उसके सर पर हल्के से चपत लगाते हुए कहती है, बेकार का मजाक मुझे पसंद नहीं अरमान। अरमान ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, मुझे पता है मेरे जोक्स तुम्हें पसंद नहीं। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो? रिधिमा कुछ देर चुप ही थी, फिर अरमान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरमान, अंजलि दी की शादी के 1 साल बाद बिट्टू आ गई थी उनकी गोद में, तो क्या हम अब एक बेबी का प्लान नहीं कर सकते?
ये सुनकर अरमान उठ बैठा था, फिर जवाब दिया, अभी नहीं रिधिमा। रिधिमा, पर क्यों अरमान, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं क्या? अरमान थोड़ी देर चुप था, फिर उसने जवाब दिया, रिधिमा हम अभी अभी दिल्ली आए हैं और मैं अभी तक यहाँ ठीक से सेटल नहीं हुआ हूँ। कुछ दिन जाने दो, फिर सोचते हैं। कुछ और बात करो ना। उसके बाद से जब भी रिधिमा इस प्रसंग को लेकर बैठती, यही कहकर बात टाल देता, कुछ और बात करो रिधिमा। और एक दिन तो अरमान की नाराज़गी फूट ही पड़ी। उसने गुस्से से भरकर कहा, तुम्हारे पास बात करने का और कोई टॉपिक नहीं है क्या रिधिमा? मुझे लगता है तुम यहाँ बोर हो रही हो। एक काम करो, कुछ दिन मुंबई घुमाओ। रिधिमा अरमान के इस रवैये से बहुत अचंभे में थी, पर उसे लगा शायद काम के दबाव के कारण वह बौखलाया हुआ है और वो भी यहाँ बोर हो रही है, तो मुंबई जाना ठीक होगा। अरमान उसे मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। कुछ दिन तो रिधिमा को वहाँ बहुत अच्छा लगा, पर वो फिर अरमान को याद करने लगी और वापस जाने के लिए अरमान को फ़ोन किया और कहा उसे ले जाए, पर अरमान काम का बहाना करके लगभग 2 महीने बाद उसे लेने आया। रिधिमा दिल्ली वापस आने के बाद कुछ महीने चुप रही, पर फिर उसे एक बेबी का अभाव खलने लगा। बिट्टू की शैतानी याद आती तो उसे लगता काश उनके पास भी एक प्यारी सी गुड़िया हो जो अपनी शैतानियों से घर को सर पर उठाकर रखे। और फिर जब उसने अरमान के सामने ये प्रसंग छेड़ा तो अरमान का जवाब था, रिधिमा सच कहूँ तो बच्चे उतना पसंद नहीं हैं। लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। रिधिमा अरमान की बातों से अवाक थी। उसने देखा था अरमान को बिट्टू से कितना ज़्यादा प्यार था, फिर अपने बारे में कैसी बातें कर रहा है। फिर भी उसने एक कोशिश की थी, अरमान मैं सब संभाल लूँगी। अरमान ने झिड़कते हुए कहा, तुम क्या खाक संभालोगी, तुम्हें भी मैं ही संभालता हूँ अब तक। जो भी हो मुझे टॉपिक अब नहीं चाहिए। रिधिमा उसके बाद कभी भी इस प्रसंग को अरमान के सामने नहीं रखा था, पर उसके बाद दोनों के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों में दूरियां आ रही थीं। दोनों के बीच मनमुटाव की एक रेखा खिंच चुकी थी और जिसे मिटाने का अरमान की तरफ से कोई प्रयास ही नहीं था। वर्तमान। रिधिमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और कंबल को अपने ऊपर से खींच लिया। उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। अचानक उसे याद आया अरमान को भी ठंड लग रही होगी। उसने तो कोई लिहाफ नहीं रखा है वहाँ। उसने एक कंबल और तकिया लिया और बिना आवाज़ किए स्टडी रूम में आई जहाँ अरमान सो रहा था। ठंड की वजह से उसने अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर सीने के पास समेट कर रखा था और जो पुस्तक पढ़ रहा था वो नीचे गिरी हुई थी। रिधिमा चुपके से आई, अरमान को बड़े धीरे से कंबल उठाया, उसके सर के नीचे तकिया रखकर पुस्तक उठाकर सही जगह रखी और लाइट बंद करके वहाँ से चली गई। अरमान, जिसकी नींद रिधिमा के आने से खुल चुकी थी और आंख बंद किए पड़ा था, बड़बड़ाया, सॉरी रिधिमा, मैं जानबूझकर तुम्हें जो दर्द दे रहा हूँ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रिधिमा। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, पर इसके लिए मैं अपने जीवन में नया कुछ नहीं चाहता। सुबह सूरज की तेज़ किरणों से रिधिमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा धूप काफ़ी चढ़ आई थी। इसका अर्थ है अरमान उसे बिना बताए ऑफिस चला गया है और काकी भी आज उसे नहीं उठाई। उसने काकी को आवाज़ लगाई, पर जवाब न मिलने पर हॉल में आई तो किचन से खुट-पुट की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही किसी के गुनगुनाने की। ये अरमान के सिवा कौन हो सकता है? रिधिमा किचन के दरवाजे पर आई और रुक कर देखने लगी। अरमान ने बावर्ची का ड्रेस पहनकर सर पर कैप लगाए गैस पर कुछ बना रहा था, जिसकी खुशबू सारे किचन में फैल रही थी और वो कान में एयर प्लग लगाए हुए कोई गाना सुन रहा था और उसी की धुन पर हल्के हल्के थिरक रहा था। रिधिमा को लगा वहाँ खड़ी उसे देखती रहे। कितना प्यारा लगता है अरमान जब इतना खुश होता है। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसे इतना खूबसूरत और हैंडसम पति मिला है। उसे लग रहा था ऐसे ही घंटों अरमान को निहारती जाए। तभी अरमान का ध्यान उधर गया और वो अपने स्वाभाविक लहजे में बोल उठा, आ गई मोहतरमा, नींद अच्छी हुई ना? चलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, आपके लिए आपके पसंद के लजीज भोजन बन गए हैं। आपका गुलाम कब से आपकी राह देख रहा है। उसने सर झुकाते हुए इस अदा से कहा कि अनायास ही रिधिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, काकी कहाँ हैं? अरमान ने हाथ हिलाते हुए कहा, आज काकी की छुट्टी, अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर घूमने चलेंगे। रिधिमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि अरमान ज़्यादातर ऐसा ही करता था। अगर रात को किसी बात पर नाराज़ रहा तो सुबह खुद ही रिधिमा को मनाने का इंतज़ाम करके रखता था और उसके बाद कुछ दिन रिधिमा ऐसे ही खुश रहती थी। पर हाँ, वो इस बात का ध्यान रखती थी कि फिर से अरमान का मूड ना बिगड़े और इसके लिए वो बच्चे की टॉपिक से दूर रहती थी।
पर कब तक ऐसा चलेगा? उसने अपने सर को झटका और वॉशरूम की ओर चल दी। उसे भी अपना मिजाज ठीक ही रखना था, क्योंकि अरमान से लड़ झगड़ कर वो भी कहाँ चैन पाती थी। नाश्ते के बाद अरमान ने राज खोला कि आज वो अपने दोस्त निशीद के घर रिधिमा को लेकर जाने वाला है। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। रिधिमा इतना सुनते ही बहुत खुश हो गई। उसे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे और निशीद के तो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वो लोग कुछ दिन पहले ही बेंगलोर से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ आए थे। रिधिमा ने तुरंत अरमान से पूछा, तुमने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लिया कि नहीं? अरमान मायूस चेहरा बनाते हुए बोला, अरे यार, मुझे तो ये बात याद ही नहीं थी। यार, तुम भी कितना कुछ ख्याल रखती हो। रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली, हम औरतों को याद रहता है। अच्छा चलो, रास्ते में हम गिफ्ट आदि खरीद लेंगे। अरमान ने सर हिलाया और गाड़ी निकालने बाहर चला गया। रिधिमा बहुत खुश थी। कल रात का सारा मलाल जैसे धुल चुका था। वो उन छोटे बच्चों के ख्यालों में खो गई और खुद भी गुनगुनाती हुई बाहर आई। अरमान उसे देखकर मुस्कुरा उठा। उसे लगा कम से कम कुछ समय तक रिधिमा खुश रहेगी। निशीत और निशा की उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। निशा तो कह उठी, अरमान, तू तो अभी भी इतना ही हैंडसम और हॉट है जितना कॉलेज के दिनों में था। निशीत ने आंखें तरेरी, जबकि अरमान ने मुस्कुराते हुए रिधिमा से कहा, ये निशा बचपन से ही ऐसी है। रिधिमा, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। निशा ने चुटकी ली। अच्छा जनाब, इसका मतलब है आप बचपन से ही हॉट और हैंडसम थे। अरमान हाथ जोड़ता हुआ बोला, मेरी अम्मा, मैं तुझसे बातों में नहीं जीत सकता, माफ़ कर मुझे। सब हंस उठे। निशा रिधिमा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती हूँ बोली, आ जाओ रिधिमा, मैं कब से तुमसे मिलने को बेचैन थी। मुझे भी देखना था आखिर कौन सी परी है जो अरमान जैसे हैंडसम का दिल उड़ा ले गई। रिधिमा की आंखें इधर उधर घूमते देखकर निशा मुस्कुराती हुई बोली, बच्चों को ढूंढ रही हो? सोनी सो रही है और सोनू बाहर खेलने गया है। चलो तुम्हें घर दिखाती हूँ। चारों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी सोनू दौड़ता हुआ वहाँ पे आ गया और अनजान लोगों को देखकर दरवाजे पर ठिठक गया। रिधिमा की नज़र उस बच्चे पर पड़ी और वो इशारे से बुलाने लगी, पर वो वहीं खड़ा रहा। पर रिधिमा के हाथ में चॉकलेट का पैकेट देखकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन दौड़कर अपने कमरे में भाग गया। निशा मुँह बनाती हुई बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, कोई तौर तरीका सीखा ही नहीं। निशीत ने जवाब दिया, हाँ हाँ, अच्छा काम करे तो मम्मा पर और बुरा काम करे तो पापा पर, है ना? रिधिमा उन दोनों की नोक झोंक का खूब मज़ा ले रही थी। उसके दिल ने कहा, काश सोनू जैसा एक प्यारा बच्चा उनके घर में भी होता। दिन भर उधम मचाता और रिधिमा उसे देख देख कर निहाल हो जाती। अरमान और रिधिमा ने सारा दिन निशीत के घर बिताया और रिधिमा के लिए वो दिन जैसे यादगार बन गया था। सारा दिन वो निशा की छोटी बच्ची को संभालती रही। फिर वे पास के अनाथ आश्रम में गए, जहाँ सोनू ने सभी बच्चों को केक और गिफ्ट बांटे। रिधिमा का बच्चों से लगाव देखकर निशा ने चुपके से पूछा, इतना प्यार है बच्चों से तो ले क्यों नहीं लेती अब? शादी के 2-3 साल तो हो गए हैं ना तुम्हारे? ज़रा देर करना भी ठीक नहीं। रिधिमा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, असल में अरमान को अभी नहीं चाहिए। निशा हंसती हुई बोली, हाँ ये बात तो है कि बच्चे आने पर रोमांस ख़त्म हो जाता है। वही बच्चों की चिल्ले-पो दिन भर भी, फिर भी मुझे लगता है अब देर करना ठीक नहीं। क्या अरमान को बच्चे पसंद नहीं हैं? रिधिमा ने अनमने मन से कहा, शायद। पर रिधिमा को पता था ये सच नहीं है। अरमान को बच्चों से बहुत प्यार है। उसने अंजलि दी की बेटी के साथ अरमान का प्यार देखा था और अब आश्रम में भी अरमान जैसे बच्चों के साथ बच्चा बन गया था। देर रात वो घर लौटे। अरमान बिस्तर पर ढह गया, जबकि रिधिमा फ्रेश होने चली गई। आज अरमान का मूड बहुत अच्छा था और रिधिमा को लगता था और एक बार उसे अपनी बात दोहरानी चाहिए। जब वो अपने रेशमी बालों को बांध रही थी, अरमान की आवाज़ सुनाई दी, खुले रहने दो ना रिधिमा, खुले बालों में ज़रा अच्छी लगती हो। रिधिमा ने आईने में देखा, अरमान उसे ही देख रहा था। धीरे से कहा, अरमान, आज निशा कुछ कह रही थी। अरमान ने उन्हें आंखें से पूछा, क्या? रिधिमा बोली, वो कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अरमान बात काट कर बोला, वो मुझे करती थी पर मैं उसे दोस्त ही मानता था। इतना याद रखना रिधिमा कि तुम ही मेरे जीवन में पहली और तुम ही आखिरी लड़की हो। रिधिमा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं और एक बात आज जान गई हूँ। अरमान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। रिधिमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है। अरमान चुप था। रिधिमा हिम्मत करके बोल पड़ी, फिर क्यों अरमान, हम क्यों नहीं? पर उसके बाद पूरा होने से पहले ही बोल पड़ा, तो एक बच्चा गोद ले लेते हैं। रिधिमा ने आश्चर्य से उसे देखा और बोले, क्यों अरमान? अरमान उठकर बैठता हुआ बोला, देखो रिधिमा, मैं नहीं चाहता तुम्हें प्रेगनेंसी की तकलीफ झेलना पड़े। रिधिमा आश्चर्य से बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो अरमान? माँ बनना एक लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है
और मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बनूँ। अरमान मुँह फेर कर सोता हुआ बोला, बहुत बार समझाया है मैंने, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, हमें अब सो जाना चाहिए। रिधिमा को लगा उसके मुँह पर किसी ने तमाचा उजड़ दिया। वो सब कुछ सह सकती थी, पर अरमान की बेरुखी नहीं। उसने अपने आंसू छुपाए और बेड पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कहीं दूर चली गई थी। अरमान उसे बहुत अनजान लग रहा था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो अरमान इस तरह से कर रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जितना जल्दी इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, उतना ही उसमें उलझती जा रही थी। रिधिमा की नींद डोरबेल के बजने से उठ खुली। उसने उनिंदी आंखों से देखा, सिर्फ 7 बज रहे थे। काके तो 8 बजे आती है, फिर कौन आया? वो उठने की कोशिश की, पर अरमान की बाहें उसे जकड़े हुई थी। उसने छुड़ाने की कोशिश की, पर अरमान की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी, सोने दो ना जान। रिधिमा खुद को छुड़ाती हुई बोली, मैं तुम्हें नहीं उठा रही, मुझे जाना है, छोड़ो ना। अरमान हड़बड़ाकर उठा और मायूस चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मत जाओ रिधिमा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। रिधिमा उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, नौटंकी तो तुमसे कोई सीखे, मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ, कोई आया है। अरमान लिहाफ ढाक कर सोता हुआ बोला, ओह तब ठीक है, पर जो भी आए मुझे मत उठाना प्लीज़। रिधिमा बोली, जो भी आएगा तुमसे ही काम होगा मिस्टर अरमान मलिक। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? अरमान एक पल में उठकर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोल पड़ा, कहना मिसेज मलिक सारी रात जागे थे, इसलिए अब सो रहे हैं। रिधिमा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और ये मलिक सारी रात जागकर क्या कर रहे थे, ये भी तो बताओ। मुझसे तो नाराज़ थे कल तुम। तभी अरमान का मोबाइल बज उठा। अंजलि की आवाज़ थी, इडियट, कब से बैल बजा रही हूँ, दरवाज़ा खोलेगा या तोड़ दूँ? अरमान लिहाफ फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, मारे गए, तुम्हारी चुड़ैल दी यहाँ कैसे पहुँची? वो लगभग दौड़ता हुआ आया और दरवाज़ा खोलते ही देखा अंजलि सपरिवार वहाँ खड़ी थी। अंजलि अंदर आते हुए बोली, बात क्या है? हाँ, कितनी देर से हम बाहर खड़े हैं और किसी को होश तक नहीं है। अरमान बेचारा सा मुंह बनाता हुआ बोला, मैं क्या करूं, आपकी बहन है ना, उसने कहा जो भी आया है वापस जाने दो। सुबह सुबह रोमांस का सत्यानाश कर दिया। अंजलि आंखें तरेड़ती हुई बोली, मेरी भोली भाली बहन पर इल्ज़ाम मत लगा, जा चाय बना कर ला। अरमान माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, मारे गए, भलाई का ज़माना नहीं। वैसे आज प्रूफ हो गया, अपना खून अपना ही होता है। आते ही अपनी बहन को छोड़कर मुझ पर हुक्म चला रही हो आप। रिधिमा ने जल्दी से कहा, बिट्टू को भूख लगी होगी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरमान ने कहा, हाँ चलो, मैं हेल्प कर देता हूँ। अंजलि हंसते हुए बोली, लगता है दोनों का रोमांस का कोटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अरमान किचन में जा रहा है। रिधिमा शर्माती हुई वहां से चली गई, जबकि अतुल हंसने लगा। एक हफ्ता अतुल अंजलि दिल्ली में रहे। रिधिमा का बिट्टू के साथ मस्ती करते कब ये दिन बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अंजलि ने उसे बुलाकर कहा, रिधिमा तू हमारे साथ कुछ दिन मुंबई में क्यों नहीं रह आती? रिधिमा इतना सुनते ही सोच में पड़ गई। वो समझ गई ये अरमान का ही प्लान होगा कि अंजलि अपने परिवार सहित यहाँ आए और रिधिमा को साथ ले जाए। वो डरता होगा कहीं रिधिमा बुरा ना मान जाए, इसलिए अंजलि से कहलवाया है। रिधिमा ने धीरे से पूछा, अरमान ने कहा है आपको? अंजलि अंजलि ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, अरमान कल कह रहा था तू बोर होती है, तो मैंने सोचा कुछ दिन हमारे साथ घूम लाएगी, बिट्टू का भी थोड़ा ख्याल रख लेगी, वहाँ मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। रिधिमा ने हाँ में सर हिलाया। वो नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी अरमान से। लेकिन अरमान ऐसा क्यों कर रहा है? ये पहले भी उसे सुलझानी थी, पर कैसे सुलझाएगी समझ में नहीं आ रहा था। इस विषय पर वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी और ना किसी को इस विषय में कुछ बता सकती थी। रिधिमा मुंबई आए हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। अरमान इसी बीच 1-2 बार आया था, पर उसने जब वापस जाने का प्रसंग छेड़ा तो अरमान का कहना था वो वहाँ जाकर और बोर हो जाएगी, क्योंकि अरमान अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त है। रिधिमा उसकी बात से काफ़ी दुखी थी और फिर इस प्रसंग को लाना बंद ही कर दिया था। पर उसे अरमान के बिना सूना सूना लगता था। उसकी खुशी तो अरमान के साथ रहने में ही थी। वो समझ चुकी थी, पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की भी कमी महसूस करती थी। अब तो उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, ज़रूर अरमान उससे कुछ छुपा रहा है। आजकल उसके दिमाग में बहुत कुछ उलल फुलल बातें चलती हैं। उसे कभी कभी लगता था शायद अरमान ने इसी वजह से उसे विवाह किया था। शायद अरमान में कुछ कमी है जिसे वो जानता था, और इसीलिए उसने रिधिमा को चुना था, जो खुद ठीक से चल नहीं पाती थी। उसमें कुछ कमी थी तो अरमान को लगता होगा रिधिमा की कमी को उसने मान लिया है तो रिधिमा भी उसे मान लेगी। पर अगर ऐसा था तो अरमान को रिधिमा से खुलकर बात करनी चाहिए थी। पति पत्नी में ऐसी लुका छुपी खेलना रिश्ते को तोड़ सकती है। ये अरमान क्यों नहीं समझ पाया? रिधिमा यही सब सोच रही थी और सोनी सड़क पर अपने बालकनी से निहार रही थी।
उसे बच्चे की कितनी चाह थी ये अरमान क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगर अरमान में कोई कमी है तो उसका इलाज भी हो सकता है। पर ऐसे बच के भागने की कोशिश कोई समाधान नहीं बल्कि और भी समस्या खड़ी कर रही थी। वो इन्हीं ख्यालों में खोई थी, तभी उसके कानों में अंजलि की बातें आईं। अरमान कब तक इस तरह रिधिमा से भागता रहेगा अतुल? एक ना एक दिन उसे खुलकर बात बतानी ही होगी। तुमने देखा होगा अरमान कैसे बच के निकलने की कोशिश कर रहा है और रिधिमा कितनी चुप सी हो गई है। अतुल ने कहा, तुम ही बात करो ना अंजलि, तुम तो उसकी बहन हो, वो समझ जाएगी। अंजलि ने जवाब दिया, नहीं अतुल, अरमान को ही बात करना होगा। अतुल, पर रिधिमा अरमान को गलत समझ रही होगी ना। अंजलि बोली, हाँ पर अरमान को मैंने जब कहा तो उसका कहना था कि भले वो गलत बने पर इतनी बड़ी सच्चाई रिधिमा के सामने नहीं रख सकता। रिधिमा का दिल बुरी तरह टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो माँ नहीं बन सकती। रिधिमा को लगा उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई है, वो जैसे गिरने ही वाली है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अंजलि की बातें सुनने की कोशिश की, जो कह रही थी। जब पापा ने इस बारे में अरमान को बताया था तो अरमान ने कहा था कि वो रिधिमा को संभाल लेगा, पर अब खुद सच्चाई बताने से डर रहा है और खुद रिधिमा के सामने बुरा बन रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा अंजलि, अतुल ने उत्तर दिया। अंजलि ने कहा, हाँ पर मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। अरमान के प्यार के आगे रिधिमा हार मान जाएगी और समझ जाएगी दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, न कि एक बच्चे में। रिधिमा को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, वो माँ नहीं बन सकती, उसके अपने बच्चे कभी नहीं होंगे, उसके और अरमान के प्यार के फूल कभी भी उनके बाग में नहीं खिलेंगे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो अरमान इसलिए उससे दूर भागता है, उसे सच्चाई बताने के बजाय खुद बुरा बन रहा है और रिधिमा उसके बारे में कितना गलत ख्याल रखती है। उसे लगा था अरमान में कोई कमी है, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं उसने। अरमान ने उसे इतनी कमी के बावजूद अपनाया है, इतना प्यार करता है और वो इतनी स्वार्थी है। अरमान में गलती ढूंढ रही थी। अरमान सब जानते हुए उसे विवाह किया और उसे लगा अरमान में कोई कमज़ोरी के कारण उसे विवाह किया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए और अरमान से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर तभी उसे अंजलि दी की बात याद आई, जो कह रही थी कि अरमान उसे कभी भी नहीं बताना चाहता इस बात को, क्योंकि इससे वो दुखी हो जाएगी। तो ठीक है, वो भी इस राज को नहीं खोलेगी कि वो इतनी बड़ी बात जानती है। पर शायद अरमान की ज़िंदगी में अब उसका रहना ठीक नहीं है। उसकी सज़ा अरमान क्यों भोगे? उसने देखा है अरमान को बच्चों से कितना प्यार करता है, फिर वो क्यों खुद के संतान से वंचित रहे? रिधिमा की वजह से उसके अपने बच्चे नहीं हो सकते, पर वो अरमान की ज़िंदगी से चली जाए तो अरमान दूसरा विवाह कर सकता है और बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। हाँ, यही ठीक होगा, वो चली जाएगी अरमान की ज़िंदगी से और कभी भी नहीं बताएगी कि अरमान की खुशी के लिए वो जा रही है। अगर अरमान उसे इतना प्यार करता है कि अपनी खुशी कुर्बान कर सकता है तो वो क्यों पीछे रहे? वो भी अपनी खुशी अरमान के लिए कुर्बान कर सकती है, और ये सिर्फ तभी होगा जब वो अरमान से रिश्ता तोड़ेगी और अरमान के प्यार के रंगों को खुद में समेटकर अपनी ज़िंदगी बिताएगी। अगले दिन रिधिमा दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई। अंजलि ने बार बार पूछा कि अचानक उसने ये फैसला क्यों लिया, तो रिधिमा का कहना था उसे अरमान की बहुत याद आ रही है और अब वो वापस लौटना चाहती है और अंजलि या कोई अरमान को ना बताए कि वो वापस जा रही है। रिधिमा नहीं चाहती थी अरमान का ये बात पता चले और वो उसे वापस आने से मना कर दे, क्योंकि वो अब बस कुछ दिन अरमान के साथ रहना चाहती थी और वो दिन, वो पल यादगार बनाना चाहती थी। अरमान जब ऑफिस से वापस लौटा तो रिधिमा को देखकर चौंक पड़ा और थोड़ा घबरा गया। पता नहीं ऐसे अचानक क्यों रिधिमा वापस आई, पर रिधिमा को मुस्कुराता देखकर और घर की खूबसूरत सजावट देखकर उसका दिल खुश हो गया उठा। उसके पूछने पर रिधिमा उसके गले में बाहें डालते हुए बताई कि उसे अरमान की बहुत याद आ रही थी और अब वो उसके बिना वहाँ अकेले नहीं रह सकती थी। अरमान ने रिधिमा के आने की खुशी में अगले दिन छुट्टी ली और दोनों सारा दिन दिल्ली की सैर करते रहे। दोनों ने खूब सारी बातें की, पर रिधिमा ने एक बार भी बच्चे को प्रसंग में नहीं खींचा। अरमान को थोड़ा सुकून महसूस हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था जिसको थोड़ा सुकून महसूस हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था जिस बात से वो डर रहा था वो फिर से बीच में आए। अगले कुछ दिनों बाद खूब खुश रहे। रिधिमा ने जैसे इन चंद दिनों में अरमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार ली, सारी खुशी पा ली। अरमान भी बहुत खुश था और उसे ऐसा लगा कि रिधिमा अकेले रहकर शायद उसकी कमी को महसूस कर चुकी है और अब उसका साथ पाने के लिए शायद बच्चे की बात ना छेड़े। कुछ दिनों बाद अरमान को एक टूर पर जाना था। वो चाहता था रिधिमा भी साथ चले, पर रिधिमा ने तबीयत का बहाना बनाकर मना कर दिया। उसने सोच ही लिया था इस बीच उसे क्या करना है। अरमान जब टूर से वापस आया तो घर लॉक देकर चौंक गया, पर जब अंदर आया तो उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। रिधिमा वहाँ से जा चुकी थी, बस एक पत्र उसके नाम छोड़कर। प्रिय अरमान, मैं जा रही हूँ,
कहाँ ये मत पूछना, क्योंकि मैं वापस ना आने के लिए जा रही हूँ। क्यों? ये बता देती हूँ। क्योंकि तुम्हारा भी जानना आवश्यक है कि मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया। ये फ़ैसला मैंने उसी दिन लिया जब मुझे ये बात पता चली कि तुमने मुझसे इसलिए विवाह किया था कि मुझ में कुछ कमी थी। मैं अपाहिज थी, पर तुमने मुझे अपनाया। मैंने इसे अपना सौभाग्य समझा था, पर मुझे लगता है मैं अपने प्यार द्वारा ही ठगी गई। तुमने मुझे इसलिए नहीं चुना था कि मुझसे प्यार करते थे, इसलिए चुना था कि तुम्हारी कमी को मैं नज़रअंदाज कर दूं। पर मैं क्या करूं अरमान, मैं माँ बनना चाहती हूँ और ये खुशी शायद तुम मुझे ना दे सको, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं इस रिश्ते को और अधिक नहीं झेल सकती, जहाँ प्यार ना होकर धोखा हो। अगर तुम मुझे विवाह से पहले बता देते तो शायद मैं तुम्हें अपना लेती, पर तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक है। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमारे बीच नहीं है, और इस सच्चाई के बिना ये रिश्ता खोखला है। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया है। रिधिमा। अरमान के हाथ में वो चिट्ठी थी और आंखों में आंसू। तो रिधिमा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई, और वो भी उसकी वजह से। पर रिधिमा को सच्चाई पता चलने से वो और भी टूट जाएगी। क्या करे अरमान, कहाँ ढूंढे रिधिमा को, जिसे जान से भी ज़्यादा प्यार किया। वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती है? क्या उसका प्यार ही काफ़ी नहीं था रिधिमा के लिए? क्या एक दूसरे का साथ ही काफ़ी नहीं होता जीने के लिए? शायद हाँ, या शायद नहीं। उसके लिए तो रिधिमा ही सब कुछ थी। रिधिमा का प्यार ही काफ़ी था, पर रिधिमा के लिए शायद नहीं। वो अरमान से अलग होना चाहती है, तो ठीक है, यही सही। पर अरमान कभी भी रिधिमा को सच्चाई नहीं बता सकता। जिस सच्चाई को जानकर रिधिमा ने गिलानी भर जाए, अपनी कमज़ोरी के कारण उसे अपने आप पर शर्म आए, ये बात उसे नहीं बता सकता। अरमान कभी भी नहीं बता सकता।